उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1141 के ऑफिशियल चैप्टर आ चुका है। पहले चैप्टर में लोकी अपनी कैद से आजाद होने वाला है, वो भी अपने फुल फॉर्म में। तो इस वाले चैप्टर का नाम होने वाला है एन ओल्डर वुमेन, और इस वाले चैप्टर का ये नाम क्यों है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। छोड़ो आगे, अभी बताता हूँ, क्योंकि इस वाले चैप्टर में कोई है जो कि पूरी औरतों को पसंद करता है। अब इस वाले चैप्टर के कवर पेज पे, इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें दिखाई जाती है कि जो भूत के बंदे हैं वो खेल रहे हैं पेज 1 को। तूने ये भी बोला था कि मेरे भाई को हाथ मत लगाना, उसके बाद भी वो लोग उसको पीट रहे हैं और उल्टी लिटरली इसको देख के रो रही है। अब चलते हैं चैप्टर पे, जहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको दिखाई जाती है नामी, जो कि बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ना हीरे ना जवाहरात, कैसा हाल है तुम्हारा। बाद रोड बोलता है नामी को कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो भी इतना लाउड, और मुझे इसकी भी चिंता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो लोकी के बारे में, मुझे नहीं पता। और रोड पे नामी को ये भी बोलता है तुम चुपचाप जाके आराम करो, यहाँ पे सो जाओ, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रिप्ले और फ्रैंकी, जो कि बात कर रहे होते हैं एडम ट्री के बारे में। ये भी बोलता है ये जो एडम ट्री है ये मेरी उम्मीद से ज्यादा औसम है और ये शायद काफी बहुत महंगा बिकने वाला है। रिप्लाई देते हुए बोलती है फ्रैंकी को कि ये एडम ट्री है, इससे काफी ज्यादा पास जुड़ा हुआ है अपने जाइंट्स लोगों का, फ्रेंड्स है वो एडम ट्री के ऊपर ही रहते हैं, आप लोग देख भी सकते हो पैनल में। तभी फ्रैंकी दिखता है कि एडम ट्री की एक शाखा नीचे गिरी हुई है, पेड़ से कट के शाखा गिरी हुई है नीचे, वो इतनी बड़ी है कि वो एक तो पहले जमीन पर पड़ी हुई है, उसके बाद भी वो पेड़ से थोड़ी बहुत अटैच है अभी भी। रिप्ले बोलती है कि उस ब्रांच पे तो होगिन विलेज पूरा रहता था, जिस पे रिप्ले बोलती है कि एक दिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी इस एडम ट्री के ऊपर और उससे आग लग गई थी एडम ट्री में, जिसके लिए शाखा नीचे गिर गई थी। फ्रैंकी सोचता है तो क्या एडम ट्री भी फायर से इम्यून नहीं है। उसके बाद जो रिप्ले बोलती है वो आप लोग ध्यान से सुनना। रिप्ले बोलती है कि जो एल्बाफ की बिगेस्ट वीकनेस है वो है फायर एंड लाइटनिंग। चलो कुछ तो वीकनेस मिली। तो इसके बाद सीन आता है वेस्टर्न विलेज के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे जाइंट्स पार्टी कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है ऊसब का पियक्कर वर्जन, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बाद ऊसब बोलता है नामी पहले मुझे तू ये बता तू गई कहाँ थी इतने टाइम से। वो ये बात पीके बोल रहा है। ये भी पूछता है कि लूफी और जोरो वो दोनों कहाँ पर है। इस पे नामी बोलती है वो दोनों शायद कहीं घूम रहे होंगे। उसके बाद जारो लाता है पार्टी में और ऊसब और नामी यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और ऊसब नामी को मिलवाता है जारोल से। बोलता है जारोल भाई जी देख ये मेरी नेविगेटर है यानी कि हमारी, और उस्ताद जी जो बुड्ढा है 400 साल का यानी कि जारोल, वो बोलता है नामी को देखते हुए व्हाट अ ब्यूटी। ऊसब बोलता है साले ठरकी बुड्ढे ये बताते ये तेरे टाइप की भी है क्या। वो बुड्ढा जारोल बोलता है मेरे टाइप हाँ मेरा टाइप अगर मैं सही बताऊं तो मुझे बुरी औरतें पसंद है, और उस्ताद ये बुड्ढा किसी न किसी लड़की के हाथ से जरूर पिटेगा। उस सब सेम टाइम पे जंप करता है और उसके सर में जो तलवार घुसी है वहां पे जाके अगला चाटा मारता है। और भाई ये ऊसब का ये वाला चाटा खाने के बाद जारुल की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि जो ऊसब है वो पीने के बाद यूं को लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये है ऊसब का पावर अप। तो भाई ड्रंकन मास्टर लग रहे हो। तो ऊसब चाटा मारने के बाद बोलता है जारुल को कि तू पागल है क्या, इम्पॉसिबल बातें क्यों कर रहा है। जहाँ पे जाइंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके जारुल को मारा क्यों ऊसब ने, और उस्ताद यहाँ पे डोरी ऊसब को उठा लेता है और बोलता है तूने जारुल को मारा तो मारा क्यों, वो भी उसकी तलवार पे। ब्रो की बोलता है यार ऊसब ऐसे मत मारा कर, ये इसका खून जो टपका ना तो ये वैसे मर जाएगा खून टपक के। जिससे कि नामी समझ आती है कि ऊसब ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, और फिर वो जिम्मे के साथ जाके बैठ जाती है, और फिर वो ऊसब की हरकतें देखती है और फिर सोचते हैं कि ये वही लूफी और ऊसब है कि जो कि एल्बा पाने के लिए मर रहे थे। उसके बाद सांजी नोटिस करता है कि जट पार्टी में नहीं है, तो जट को पार्टी में होना चाहिए, तो वो सोचता है जट कहाँ पे है। फिर सीन कट के आता है रोड की तरफ, जो कि उन जाइंट्स को लेके जा रहा होता है जट के पास, जिससे कि वो जट उनको ट्रीट कर सके। कार्ड पर गनको ने हमला किया था पिछले वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जट बोलती है कि इनकी जो पैर की हड्डियां है वो पूरी की पूरी फ्रैक्चर हो चुकी हैं। जट बोलती है रोड को तू मेरे को डिटेल में बता आखिर में हुआ तो हुआ क्या है। साइंस के गार्ड है, ऐसा तो है नहीं ये इतने कमजोर है कि कोई बच्चा आए या फिर कोई ह्यूमन आए इनको मार के चला जाए, बता मेरे को हुआ क्या है। जिस पे रोड बोलता है यार मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ घूमने गया था। रोड ये भी बोलता है कि मैंने इनको घायल देखा तो इनको मैं तेरे पास लेके आ गया। फिर जट बोलते चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बता ये बात बोलते हुए तेरे को पसीना क्यों आ रहा है। जिस पे रोड रिप्लाई करता है तुम मेरे को इतने टाइम से घूर रही हो, तुम इतनी हॉट हो तो पसीना नहीं आएगा यार। जट बोलते चल ठीक है छोड़ यार, मैं इनसे पूछ लूंगी जब ये उठेंगे कार्ड। उसके बाद में जारुल को भी बता दूंगी। इससे रोड समझ जाता है कि लूफी और जोरो ने जरूर लोकी को खोला होगा। रोड ये भी सोचता है कि अगर ये बात जारुल को पता चली तो भाई एयरबाफ में हड़कंप मच जाएगा। तो फिर रोड बोलता है जट को यार मेरी बात सुन, ऐसा मत कर यार, क्यों एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जट ने रोड को कूट दिया यानी कि पेल दिया। भाई रोड हमेशा पिटता ही रहता है। तो जट यहीं पे नहीं रुकती है, उसको पीटने के बाद बोलती है अब मैं तेरे पास अभी भी टाइम बता दे वरना और मारूंगी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अंडर
वर्ल्ड में। और उस्ताद ये समझ लो कि यहाँ से ये चैप्टर इंटरेस्टिंग कुछ ज्यादा ही होने वाला है। ज़ोरो बोलता है लूफी को कि यार लूफी तूने तो मेरे को बोला था यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोकी खुद बुरी हालत में पड़ा है, पास जानवर है उनकी भी हालत। तो लूफी पूछता है लोकी से कि भाई ये बता ये भसड़ किसने मचाई और तेरी और इन लोगों की हालत किसने खराब की। उसके बाद लूफी लोकी को खोलने वाला होता है, जिसपे ज़ोरो बोलता है रुक रुक एक मिनट रुक यार, बताया कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है इसको खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। लूफी बोलता है ज़ोरो से यार ये लोकी क्या ही कर लेगा इन इंजरीज के साथ। वो लोकी को खोलने वाला होता है लेकिन वो उसको खोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि जो लोकी की चेन्स बंधी हुई है वो सी प्रिज्म स्टोन से बनी है। बोलता है ज़ोरो को कि यार ये सी प्रिज्म स्टोन से बनी है, मैं इसको नहीं खोल पाऊंगा पर तू खोल सकता है। तभी ज़ोरो चारों तरफ के जानवरों को देखता है और देखता है सबकी हालत खराब है यार, क्या हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लूफी और ज़ोरो आपस में बहस करने लगते हैं, जिसपे लूफी बोलता है यार वो मरने वाला है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ज़ोरो बोलता है अभी अपनी डील हुई नहीं थी, इसको खोलना है कि नहीं, फालतू बात मत कर। लूफी और बात और बोलता है कि जो जायंट है यानी कि लोकी वो और के साइज का है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो साइज है वो कुछ ज्यादा ही हो गया। ज़ोरो बोलता है कि अगर हमने इसको खोल दिया तो एल्बाफ के लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके बाद ज़ोरो एक जोर की लात मारता है लोकी को, जहाँ पे लोकी की चोट लगी हुई है वही मारता है। और फिर उसके बाद लोकी जो चिल्लाता है भाई वो देख के ज़ोरो सोचता है कि यार इसकी चोट तो रियली लग रही है मुझे। ज़ोरो उस्ताद कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो आप, ऐसे कौन चेक करता है कि चोट रियल है कि नहीं। लोकी ज़ोरो को देख के वो बोलता है भाई तू कौन है भाई और तू कहाँ से आया। ये बात बोलते ही लोकी का सर नीचे झुकने लगता है। फिर ज़ोरो सोचता है कहीं ये मर तो नहीं गया। ज़ोरो बोलता है यार अगर ये मर गया तो ये तो इसकी किस्मत है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लूफी बोलता है यार ज़ोरो तू कितना हरामी है यार। के बाद ज़ोरो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, हम लोग इसके पूरे बॉडी से सी प्रिज्म स्टोन वाले चेन को हटा देंगे लेकिन पैरों से नहीं हटाने वाले, कुछ तो प्लान कर रहा है। और फिर ज़ोरो लूफी को ये भी बोलता है कि अगर हमने लोकी को खोला तो हम लोग दुश्मन बन जाएंगे एल्बाफ वालों के। यहाँ पे ये बात भूलने वाली नहीं है कि जो गनको और शैमरॉक है उन लोगों ने लोकी को इतना मारा है, वो भी जब लोकी बंधा हुआ है तो अपनी डेथ स्टेट में है, यानी कि वो कभी भी मर सकता है। इसके बाद लूफी बोलता है ज़ोरो को कि इसे हमको वहाँ ले जाना होगा चॉपर के पास, जिसके वो इसका इलाज कर पाए। लूफी को याद आता है कि वो तो आउन लाइब्रेरी में, और वो आउन लाइब्रेरी यहाँ से तो बहुत दूर है यार, विलेज में कोई डॉक्टर मिल जाए। इसके बाद ज़ोरो बोलता है कि अगर जायंट्स को अलर्ट पड़ गया कि हमने लोकी को फ्री कर दिया है तो भाई वो इसका इलाज नहीं करने वाले। लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये बोलता है मैं तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। यहाँ पे लूफी लोकी का काफी ज्यादा ध्यान रख रहा है और बोलता है इसको कुछ खाने के लिए कुछ लेकर आना पड़ेगा ना, कुछ मीट वीट। पे ज़ोरो देखता है उसके आसपास काफी सारे जानवर मरे हुए पड़े तो है, जैसे कि भेड़िया वगैरह पड़े हैं मरे हुए। तो लूफी को बोलता है लूफी यार देख अपने आसपास काफी सारे मीट पड़ा है यार। इस बात पे लूफी काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ज़ोरो से यार जो जानवर मेरे दोस्त है ऐसा मत बोल इनके बारे में। जिस पे लूफी बोलता है कि मैं किसी माउंटेन पे जाके किसी जानवर का शिकार करूंगा और उसका मीट लेके आऊंगा। जिसपे ज़ोरो बोलता है यार मीट तो मीट होता है, चाहे वहां से लेकर चाहे जहाँ से। जिसपे लूफी फिर से गुस्सा हो जाता है, बोलता है ज़ोरो को कि क्या कोई अपने दोस्तों को खा सकता है क्या। और उस्ताद जहाँ पे लूफी अपनी सारी हरकतें दिखाने के बाद भाग के जा रहा होता है, उसको लोकी के लिए डॉक्टर को भी लेकर आना है ना। उसके बाद लूफी देखता है आसमान में कि हजरुद्दीन और उसका पूरा क्रू ऊपर से गिर रहे हैं और बोल रहे हैं इमरजेंसी। पेशानजी बोल रहा है कि जेड को मैं बचाऊंगा। हजरुद्दीन एलिवेटर का यूज नहीं कर पाता है क्योंकि कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी थी, क्योंकि लूफी ज़ोरो को फ्री करने वाला होता है। हजरुद्दीन बोलता है कि मैंने गलत कॉल ले लिया। और उस्ताद इस बात पे रोड पता क्या बोलता है, भाई मुझे नहीं मरना यार। यहाँ पे लूफी गोमू फ्यूजन का यूज करता है और इन सबको बचा लेता है। तो हजरुद्दीन और उनका क्रू था, उनको चोट तो काफी लगी है बट सबके सब बच गए हैं क्योंकि लूफी की वजह से। तो वो सब लोग लूफी के फैन बन जाते हैं, मेरी तरह फैन बने भी क्यों ना, क्योंकि लूफी जो गुब्बारा बना है जिसके ऊपर भाई जायंट्स और उसकी पूरी शेप और उसका पूरा क्रू भाई उन सबको सेव कर लिया एक गुब्बारे के ऊपर लूफी ने। तो सोचो कितने लेवल का गुब्बारा होगा। बाद हजरुद्दीन उसका क्रू बोलता है लूफी को कि यार लूफी मेरी बात मान यार, लूफी को फ्री मत करो। फिर हजरुद्दीन ये भी बोलता है कि लूफी एक इविल स्पिरिट है, वो सबको पागल बनाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये भी बोलता है कि हम इसको बचपन से जानते हैं, ये बहुत बुरा आदमी है। फिर ज़ोरो रिप्लाई देता है हजरुद्दीन को भाई यार तूने बोला तो सही है पर थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है ना उसको देख के आप और मेरे दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। You assholes, now you are cooked. क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि लोकी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है और आसमान की तरफ से। तुम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो कि लोकी के पैर अभी भी बंधे हुए हैं, जैसा कि ज़ोरो ने कहा था। आज लोकी को खड़ा होता हुआ देखते ही लूफी बोलता है यार ये खड़ा कैसे हो गया, अभी तो मुझे ये लग रहा था कि ये बेहोश होने वाला है। आज लोकी और लूफी दोनों आमने सामने खड़े हैं बट आप लोग साइज का डिफरेंस देख सकते हो कितना है। तो लोकी के सामने लूफी एक चींटी के बराबर है, लूफी चींटी नहीं है।
जो जायंट वॉरियर पायरेट्स हैं वो सबके सब शॉक में जा चुके हैं। उसके बाद हदरुद्दीन लोकी को देखता है और वो देखता है कि लोकी अपना वेपन उठाने वाला है, यानी कि वो जो हथौड़ा है उसको। और उस्ताद लोकी के चेहरे पे एक छोटी सी भले ही स्माइल है, बट वो स्माइल बहुत ही किलर लुक दे रही है लोकी। और उस स्माइल को देख के हदरुद्दीन की फट चुकी होगी, मैं ये कह रहा हूँ। उस्ताद चैप्टर में नहीं, फिलहाल के लिए चलते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए सायोनारा।